रामगढ़ गांव में एक परिवार निवास करता था। उस परिवार में ससुर, बेटा और बहू रहते थे। रोहन और शिवानी की शादी को बस 1 साल हुआ था कि रोहन को विदेश जाना पड़ा। रोहन के विदेश चले जाने के बाद शिवानी को घर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। इसलिए रोहन ने शिवानी के साथ एक काम वाली रख दिया था जो दिन भर शिवानी के साथ ही रहती थी। शिवानी के सास को गुजरे कुछ समय ही हुआ था, तभी एक दिन रामकली शिवानी से, शिवानी दीदी, आपको एक बात कहूँ, अपनी बड़ी बहन मानकर बता रही हूँ। हाँ कहो, क्या बात है? दीदी, आपके ससुर का नज़र ठीक नहीं है। उनके कमरे में अकेले जाने से बहुत डर लगता है मुझे। एक दिन मैं कमरे की सफाई कर रही थी तो अचानक आकर सामने में खड़े हो गए और कहते हैं, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार कर सफाई कर सकती हो। मैं अपने वॉशरूम जा रहा हूँ नहाने। सच में मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी। तभी शिवानी कहती है, उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी समझकर कह दिया होगा, तुम उस चीज़ को गलत मत लो। नहीं दीदी, मैंने बहुत जगह पर काम किया है, हर किसी के नज़र को पहचानने की कला है, लेकिन आपके ससुर ठीक नहीं लगते, आप भी संभल कर रहना। शिवानी इस बात पर सोचने लगती है क्योंकि उसके साथ भी कुछ अजीबोगरीब घटना हो रही थी। रोज रात को शिवानी को एहसास होता था कि कोई उसके कमरे में चुपचाप आया और उसके बगल में बैठकर उसे देख रहा है। आखिर मैं किस पे शक करूं? इस घर में तो सिर्फ रामकली और मैं और ससुर जी ही रहते हैं। शिवानी परेशान होकर अपने पति रोहन को फ़ोन करती है। सुनिए जी, आप मुझे वहाँ कब बुलाएंगे? मुझे यहाँ आपके बगैर अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है, अब कब तक आएगा यही मुझे नहीं पता, लेकिन टाइम तो लगता है वीज़ा बनने में। तब तक तुम एडजस्ट करो, फिर मैं तुम्हें यहाँ अपने पास बुला लूँगा। शिवानी रात के बारे में सोचती तो उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। और उसके ससुर थोड़े अजीब थे, दिन भर टीवी देखते रहते और अपने कमरे में ही रहते, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करते थे। एक दिन रात को शिवानी और रामकली सो रहे थे। शिवानी सोने के बहाने आँख बंद करके लेटी हुई थी। तभी उसे किसी के आने का एहसास होता है। एक अजीब सी खुशबू आती है। उस खुशबू को सूंघते ही शिवानी का धड़कन तेज हो गया, लेकिन वह एकदम रिलैक्स रहती है। कुछ टाइम वो आदमी शिवानी के बगल में बैठकर उसे देखता है, फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन शिवानी इस बात से अनजान थी कि आखिर वो है कौन जो हर रात उसे ऐसे देखकर चला जाता है। एक दिन रामकली आंगन को झाड़ू लगा रही थी, तभी शिवानी के ससुर आकर अचानक सामने खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, मैं अभी तुम्हें काम से निकालता हूँ। पर साहब, मैंने क्या गलती की है ये तो बताइए। तुमने ही मेरे कमरे की सफाई की है ना, एक भी साफ नहीं हुआ है। क्या मेरा बेटा तुम्हें मुफ्त में तनख्वाह देता है? आज मैं तुम्हें काम से निकालता हूँ। और ऐसे कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। बाहर का शोर शराबा सुनकर शिवानी वहाँ आती है, लेकिन उसके ससुर वहाँ से चले गए थे। तभी रामकली शिवानी से, देखिए दीदी, मैंने इतने घरों में काम किया है, लेकिन इस लहजे में मुझसे किसी ने बात नहीं किया है, और वो क्या मुझे काम से निकालेंगे? मैं खुद ही यहाँ का काम छोड़ दूंगी। शिवानी रामकली को समझाने लगी कि मैं हूँ, तब तक तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। शिवानी उसी टाइम अपने ससुर को फ़ोन में बात करते हुए देखती है कि उसका ससुर अपने बेटे को यह कह रहा है कि उस रामकली को काम से निकाल दे, वो अच्छे से काम नहीं करती है। तभी शिवानी भी रोहन को फ़ोन करके कह देती है, कुछ भी हो जाए रामकली को नहीं जाने दूंगी। आप देख लीजिए पापा को कैसे मनाएंगे, मैं नहीं जानती। मैं इतना भी करने को तैयार हूँ कि पापा जी का कमरे का सफाई मैं कर दूंगी। दूसरे दिन शिवानी अपने ससुर के कमरे जाती है। उसे बाहर से वही खुशबू आती है जो उसके कमरे में उस आदमी के घुसने से आती है। शिवानी घबराकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि अगर मैं कमरे की सफाई नहीं करूँगी तो रामकली उसके साथ नहीं रहेगी। शिवानी बहुत मजबूर थी, फिर वह हिम्मत जुटाकर अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। पापा जी, मैं आपके कमरे की सफाई करने आई हूँ, क्या मैं कर दूँ? हाँ बिल्कुल करो, अच्छे से करना। शिवानी कमरे को झाड़ू लगा रही थी, लेकिन उसके ससुर जी उसे ऐसे घूर रहे थे कि वो अनकंफर्टेबल होकर काम कर रही थी। फिर उसके ससुर ठीक सामने आकर खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं, गर्मी बहुत है ना, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार कर काम कर सकती हो, मैं नहाने जा रहा हूँ। शिवानी चौंक जाती है और कहती है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं आपको अपने पापा समान मानती हूँ और आप मुझे ऐसे कह रहे हैं? और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है
और सारी बात अपने पति को बता देती है। उसका पति उसी दिन घर के लिए फ्लाइट पकड़ लेता है और घर आ जाता है। वह चुपचाप आकर शिवानी के कमरे में रहता है। उसके ससुर को पता नहीं होता है। तभी शिवानी, अच्छा हुआ जी जो आप आ गए। मैं और रामकली इस घर में डर डर कर रहते थे। एक बात और बतानी है आपको, मैं रोज सोती हूँ तो कोई मेरे कमरे में आता है और मुझे घूर के देखता है। मैं सोने का बहाना करती हूँ और वो आदमी आता है तो एक अजीब सी खुशबू आती है जो पापा जी के कमरे से आती है। मुझे शक है कि कहीं पापा जी ही तो नहीं आते हैं मेरे कमरे में। तभी रोहन कहता है, ठीक है आज सब पता लगा लेंगे। तुम दोनों सोने का बहाना करना और मैं साइड में छुप कर देखूंगा कि आखिर कमरे में आता कौन है। रात हो जाती है। शिवानी और रामकली सोने का बहाना करते हैं। तभी किसी के आने की आहट होती है और रोहन चौकन्ना हो जाता है। जैसे ही वो आदमी कमरे में एंटर करता है, रोहन कमरे की लाइट जला देता है और उसके सामने उसके पिता खड़े होते हैं। तभी रोहन, पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपकी नज़र इतनी गंदी है कि आप अपनी बेटी जैसी बहू को भी नहीं छोड़ रहे हो और रामकली को भी। इसलिए शायद माँ ने आत्महत्या कर लिया आपकी इन्हीं हरकतों को देखकर। अभी आप निकल जाइए मेरे घर से। ऐसे गंदे चरित्र वालों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मंगल बहुत माफ़ी मांगता है लेकिन रोहन नहीं मानता और उसे घर से निकाल देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलती की सजा गलती पता चलने पर तुरंत दे देनी चाहिए। गलती की कोई उम्र नहीं होती। अगर रोहन अपने पिता को देखकर दया कर देता तो अपनी पत्नी को खो देता। इसलिए उम्र चाहे कितनी भी हो, इंसान गलत है तो सजा मिलनी ही चाहिए। रूही की शादी की पहली रात थी। रूही अपनी पहली रात के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उसी वक्त उसका पति अमन आता है। वह जाकर बिस्तर में बैठता है और रूही से 5 मिनट बात करता है और थक गया हूँ कहकर सो जाता है। रूही सोचती है कि रस्मों रिवाज की वजह से थक गए होंगे और वह भी सो जाती है। सुबह हो जाती है। रूही का पहला रसोई था। तभी रूही, मम्मी जी क्या बनाऊँ खाने में? तुम्हारी जो इच्छा हो बहू बना लो। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो कुछ मीठा ही बनाओ। रूही की सास संतोषी बहुत नेक दिल और उदार स्वभाव की थी। वह रूही को बहू नहीं बेटी मानती थी। रूही खीर बनाती है और अपनी सास के लिए लेकर जाती है। मम्मी जी मैंने खीर बनाई है, लीजिए खाइए। अमन जी कहीं गए हैं क्या? आज सुबह से नहीं दिख रहे हैं। मुझे बताया भी नहीं उन्होंने। हाँ कहीं गया होगा बाहर, आ जाएगा, जाओ तुम नाश्ता कर लो। रूही रसोई की ओर चली जाती है। आज मेरा पहला दिन है मेरे ससुराल में और मैं अपने पति के बगैर नाश्ता कैसे कर लूं? इंतज़ार कर लेती हूँ। और वह आंगन को झाड़ू लगाने चली जाती है। दोपहर के 12 बज जाते हैं लेकिन अमन का कोई पता नहीं होता है। रूही खाना खाकर अपने कमरे में सोई रहती है। उसी वक्त उसे बाहर से आवाज़ आती है, माँ कहाँ हो? कहीं देख ही नहीं रही हो। रूही झट से उठकर हॉल की तरफ भागती है। वह अमन को एक आदमी के साथ देखती है। अमन जी आप कहाँ चले गए थे? मुझे बताया भी नहीं आपने। मैं आपका कितने वक्त से इंतज़ार कर रही हूँ। माफ़ करना रूही, मैं बिना बताए चला गया। इससे मिलो, ये मेरा सबसे खास दोस्त है जिसके साथ मैं हर पल बिताता हूँ। नमस्ते, आइए न बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। अमन और राहुल आपस में फुसफुस करने लगते हैं। उसी वक्त संतोषी आ जाती है। संतोषी राहुल को देखकर बहुत गुस्सा होती है और अमन को कोने में ले जाकर बात करती है। तू पागल हो गया है क्या? तू राहुल को लेकर क्यों आया है? तेरी सच्चाई बहू को पता चल जाएगी तो बेचारी पर क्या बीतेगी? तूने सोचा है इस बारे में? माँ मैंने नहीं बोला था मेरी शादी कराने के लिए, वो आपकी मर्जी थी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और चला जाता है। आखिर संतोषी राहुल को घर लाने पर क्यों डरी, ये जानने के लिए कहानी के आखिरी तक बने रहे। रूही चाय का ट्रे लेकर आती है और सारा परिवार बैठकर बातचीत करने लगते हैं। तभी तो आप और अमन जी की दोस्ती को कितने साल हो गए हैं? हम दोनों करीब 5 साल से एक दूसरे के साथ हैं। हमने यूनिवर्सिटी भी एक साथ कंप्लीट किया और हम बाहर घूमने भी एक साथ जाते हैं। तो हमारा 5 साल का रिश्ता है मानो। बस बस बेटा राहुल, पहले चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी वरना। संतोषी मानो राहुल को चुप कराना चाह रही थी। बेटा अमन, तुम्हारी अभी अभी नई शादी हुई है, जाओ कहीं बाहर हनीमून में जाओ और बहू को घुमा कर लाओ। उसको भी तो टाइम दो, दोस्ती यारी तो लगी रहेगी। अमन गुस्से को शांत करते हुए धीमा आवाज में बोलता है,
हाँ माँ, जरूर, क्यों नहीं। मैं राहुल को छोड़ के आता हूँ। अमन और राहुल बाहर चले जाते हैं। बहू रानी, तुम भी जाओ, थोड़ा आराम कर लो। जी माँ जी। रात हो जाती है। रूही काफी एक्साइटेड रहती है कि उसका पति उसे प्यार करेगा। लेकिन रूही, ये सब क्या है? अमन जी, हमने कल अपनी पहली रात नहीं मनाई थी, तो आज मना लेते हैं। क्या बकवास कर रही हो? मुझे कल ऑफिस जाना है, तो ये सब बंद करो और मुझे सोने दो, समझी तुम? और अमन जाकर सो जाता है। रूही को समझ नहीं आता है कि उसका पति आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। शादी को 1 साल बीत गया, लेकिन अमन ने रूही को एक बार भी नहीं छुआ। रूही बहुत चिड़चिड़ी हो गई और उसका मन उदास रहने लगा। एक दिन वो अमन को कॉल करती है और हक जताते हुए कहती है, मुझे आज कहीं बाहर शॉपिंग करने जाना है, आप 6 बजे घर आइए, मैं कुछ नहीं जानती। रूही के फोन रख देने से अमन उसे दोबारा कॉल भी नहीं करता है। रूही 7 बजे तक अमन का इंतजार करती रही, लेकिन अमन का कोई पता नहीं होता है। तभी रूही, अब बहुत हुआ, मुझे ही पता लगाना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। आखिर छुट्टी तो 6 बजे हो जाती है, तो ये इतना रात रात को क्यों घर आते हैं? और रूही अमन के ऑफिस की ओर चली जाती है। तब उसे वहाँ राहुल दिखता है और दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। तभी रूही एक ऑटो में बैठकर पीछा करती है। अमन और राहुल एक 5 स्टार होटल में जाते हैं, जहाँ कपल जाते हैं। रूही बहुत घबरा जाती है कि आखिर उसका पति कर क्या रहा है। तभी वह काउंटर में जाकर पूछती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे अमन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकती हो? जी, आप कौन? मैं अमन की रिश्तेदार हूँ, मुझे ये जानना बहुत जरूरी है। जी, क्या जानना है आपको, पूछिए। अमन यहाँ क्यों और कितनी बार आ चुके हैं? आपको तो पता ही होगा कि यह जगह कपल के लिए है, तो इसमें तो सब क्लियर है। वो यहाँ पिछले 5 साल से आते हैं राहुल के साथ। शुक्रिया बताने के लिए। रूही सोच में पड़ जाती है कि आखिर हो क्या रहा है, ये राहुल के साथ यहाँ क्यों आते हैं। रूही घर चली जाती है। कुछ ही क्षण में अमन घर आ जाता है। तब रूही, कहाँ थे आप इतनी रात तक? मैंने आपको शॉपिंग के लिए 6 बजे बुलाया था ना, तो आप फिर रात 10 बजे क्यों आ रहे हो? काम था मुझे, तो टाइम हो गया। और तुम इतना सवाल जवाब क्यों करती हो मुझसे? तो क्या इतना भी हक नहीं है मुझे आपसे सवाल जवाब करने का? और अब बस भी कीजिए, कितना झूठ बोलेंगे आप? मैं पिछले 1 साल से आपका प्यार पाने के लिए तरस रही हूँ। आपके दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स है भी या नहीं? आपने मुझे आज तक छुआ भी नहीं। मुझे सच जानकर ही रहना है, आखिर हो क्या रहा है, बताइए मुझे। तो तुम्हें जानना है तो जान लो मुझे। लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे, राहुल अच्छा लगता है, तुम नहीं। इतना कहकर अमन बिस्तर में बैठ जाता है और रूही से, मुझे माफ करना, मैंने अपनी समलैंगिक के बारे में तुम्हें नहीं बताया। मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानता हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं। सच जानकर रूही बहुत शौक हो जाती है और इस सच से छिपने के लिए वह सो जाती है। सुबह हो जाती है। रूही अमन से, अमन जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। और वह अपने मायके चली जाती है। मायके जाकर वह सारी सच्चाई अपने माता पिता को बता देती है। उसके माता पिता उसे घर में अच्छे से रखते हैं और रूही अब टीचर बन गई थी और खुशी से जीवन यापन कर रही थी।